क्वेश्चन अलका से है। अलका, टेस्ट है आपका। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? उस पद्धति का नाम बताइए। इस पद्धति के साथ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नहीं पता? सर ये क्वेश्चन राष्ट्रपति पद्धति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत किया जाता है। आई एम आस्किंग कि प्रोसीजर किस प्रणाली से होता है? क्या सर? प्रणाली, कौन सी प्रणाली, कौन से प्रोसेस को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को क्या बोला जाता है? I am asking about the procedure of election of Rashtrapati, President of India. नहीं पता? चल, कौन उत्तर देगा? अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, मैंने बताया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, यस। तो इसका आंसर आप नहीं दिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 61। अनुच्छेद 61। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकतीसवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कौन सा सर? 31वां 31st अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? सर नहीं पता, पहले समय पता है, समय नहीं पता है। चलिए, कौन बताएगा? कोई बताएगा? सबीहा, पूजा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 547 से बढ़ाकर के इसे 552 किया गया। ठीक है, पूर्व में गोवा और दमन द्वीप के पुनर्गठन के तहत इसे 547 से 552 किया गया। तो 31वां संविधान संशोधन जो है 1974 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 547 निश्चित की गई थी। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो 547 की गई थी वो 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में किया गया था, जिसे आगे 1987 में बढ़ा करके 552 अधिकतम कर दिया गया जब गोवा दमन द्वीप को पुनर्गठित किया गया। तो 31वां संविधान संशोधन का संबंध है लोकसभा में सदस्य संख्या 547 किया जाना। ऑलराइट, क्लियर? यस सर, यस सर। दो क्वेश्चन और शेष बचे हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी सुनिश्चित की गई है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी सुनिश्चित की गई है? सर नहीं पता। नहीं पता? कौन देगा जवाब? पूजा, जवाब दो इस बात का। नहीं सर, नहीं मालूम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का तो नहीं पता।
लेकिन उत्तर प्रदेश ही तो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, इसी का मैंने आपसे महाराष्ट्र नहीं पूछा, तमिलनाडु नहीं पूछा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सदस्य संख्या है राज्यसभा में, और वो है 31। मैंने आपको पढ़ाया तो याद आ गई अभी याद आ। प्रदेश में 31, पूर्व में दोनों मिलाकर 34 हुआ करता था। ठीक है, और विभाजन के उपरांत उत्तर प्रदेश में 31 और उत्तराखंड में 3 कर दिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब आपसे हम। तो लास्ट क्वेश्चन अलका। हाँ सर पूछिए। हाँ, संविधान की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तिथि सही बताइएगा। क्या सर? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आवाज आई? अलका जी सर। आवाज आई? हाँ सर आया। ये क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक कब हुई ना? प्रथम बैठक कब हुई? सर कंफर्म नहीं है। नहीं, चलिए सही आंसर सर 9 दिसंबर 1949। फिर से बोला, क्या होता है? 9 दिसंबर 1949। 9 दिसंबर 1946, 1946, 49। हाँ, एक क्वेश्चन सही दिया और एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स, 2/10, 10 में मिले 2। ठीक है, बोले हम बेइज्जती शुरू। ओके चलिए, यस सर। अगला टेस्ट सबिया से। सबिया तैयार हो जाओ। संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 5। गुड, सही जवाब। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है, प्रतिषेध है। फिर से पूछिए सर। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। 28। फिर से बोलो। 28 नहीं, सही आंसर कौन है? 24 है। 24 है सर। 4 है इसका। ठीक है, 24। एक ही क्वेश्चन अभी सही हुआ। देश का सबसे ज्यादा राज्यों को निर्धारित करने वाला, न्यायाधिकार देखने वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? सर गुवाहाटी। गुवाहाटी। क्या आप हमें उनके राज्य बता सकते हैं? सर असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी इटसेल्फ। ठीक है, सही आपका जवाब है। आपने 3 में से 2 क्वेश्चन सही दिए।
पेट भरे वाली चीज है। अगला क्वेश्चन है कि हम जान खड़ा ना, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित किया गया है। 32 से 35। वेरी गुड। तो 4 में से 3 क्वेश्चन सही दिया। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना स्वीकारता है? कौन सा अनुच्छेद यह वर्णन करता है संविधान का कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आंसर 127। गलत। सही आंसर है, ये बताएगा। नहीं, 129। अभी यहाँ आपको मिलेंगे 6 आउट ऑफ 10। 10 में 6। पूजा आ जाइए, वीडियो भी ऑन कर लीजिए अपना। वो 2 अनुच्छेद जो राज्यसभा को विशेष शक्तियां व विशेषाधिकार सौंपते हैं। क्या सर? वो 2 अनुच्छेद कौन से हैं? उन अनुच्छेदों का संख्या बताइए जो राज्यसभा को विशेषाधिकार सौंपते हैं। 16 और 36। 16 और 36। चलो, सही आंसर बताएगा कौन? सर 249 और 312। वेरी गुड। 249 और 312। हाँ, 312 ठीक बताया, सही। 249 और 312। अभी 0 है ना? ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट को, जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने के संबंध में व्यक्त किया करता है, जिसमें कहा गया कि सर आवाज रुक रुक के। जिसमें कहा गया सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का राष्ट्रपति को शक्ति है। मेरी आवाज आई? सर क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। सर फर्स्ट के आ रही है। ओके, क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ। वो अनुच्छेद कौन सा है जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति को व्यक्त करता है? 128। 128 सही आंसर। कोई बताएगा? 143 143। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में मिला। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की आधारशिला कब रखी गई? 26 नवंबर 1949 को। ये सही आंसर आएगा। इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में मिले 0 अंक। ठीक है, खुलेआम बेइज्जती होगी आज। अगला क्वेश्चन,
संविधान में प्रस्तावना में सन 1976 में संशोधन होता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द आप हमें बताइए। अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। सर एक नहीं याद आ रहा। तीनों बताना हो तभी मार्क्स मिलेगा। नहीं याद आ रहा। सही आंसर समाजवाद। समाजवादी। हाँ सर वही समाजवादी। समाजवादी धर्म चार क्वेश्चन में मिले 0। अब आखिरी क्वेश्चन में देखना है क्या करेंगी पूजा। चलिए बताइए, राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? सर क्या फिर से रिपीट कर दीजिए। सही आंसर कौन बताएगा? 165 में व्यक्त किया है। क्या सर क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया, आपने आंसर भी दे दिया। किस चीज का है? क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया? नहीं सर, हमने बोला रिपीट कर दीजिए, आपने आंसर दे दिया। अच्छा चलो फिर से मैं एक बार दूसरा क्वेश्चन। ये बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा का वर्णन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? 76 में। 76 सही आंसर बताइए। 148 सर। 148। 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में वर्णन किया गया है। ठीक, क्लियर? पूजा को मिलते हैं पूरे 0। ये जान लो ये ऑनलाइन क्लास है, अमेरिका तक ये बातें जा रही हैं। पब्लिक होता है और आप लोग फोटो के साथ सेलिब्रेट होता है। तो अब पता चल रहा है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। आपके स्कोर बोर्ड पे हैं। अलका ने प्राप्त किए 2 अंक, सबिहा ने 6 अंक और पूजा ने प्राप्त किया 0। ठीक है, वो एक तो भाग ही गया टेस्ट के नाम से, मैसेज कर दिया तो सीधा गायब हो गया। सर इतने दिन बाद तो भैया आए थे और टेस्ट का नाम लेके आपने वो भी भगा दिया। हो गया, उसी में टेस्ट शुरू हो गया ना। समस्या ये था, इतने दिन बाद आया और टेस्ट वो एकदम गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, नया टॉपिक शुरू करते हैं हम। तो विजन कर रहे हैं और आप लोगों को भी शेयर करते हैं इनको। मेरी समझ से 26 तक हो गया है, 27 तक हो गया है। तो 28 to 29 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज को बिगिन करें। क्लियर? आपको स्क्रीन पे नोट्स दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, मैं म्यूट करूंगा और फिर बिगिन करूंगा।
आप लोगों की आवाज म्यूट कर दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो क्लास और जैसे ही कवर करूंगा तो आप लोग बोलिएगा, तब तक आप सब लोग म्यूट रहिए। मैं 2 मिनट लूंगा बिगिन करने के लिए। वो है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 239 में संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किया। संघ शासित क्षेत्र है क्या, क्यों इनका स्थान रखा गया, सिर्फ राज्य क्यों नहीं वर्णन किया, देश में संघ राज्य क्षेत्रों को बनाने की क्या जरूरत है, वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब देश आजाद हुआ तो संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों का निर्माण किया गया, कई और कोटियों का वर्णन किया गया, परंतु फाइनल होते होते राज्य संघ राज्य क्षेत्र निर्मित हुए। इसका कारण क्या था कि 500 से अधिक गणराज्यों में देश बटा हुआ। इन गणराज्यों का विलय करने की बात हुई और भारत और पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र राष्ट्र निर्मित हुए। कुछ गणराज्य पाकिस्तान की राज्य क्षेत्र में राष्ट्र के अंतर्गत और कुछ गणराज्य भारत के अंतर्गत सम्मिलित हुए। इसके तहत 2 से 3 ऐसे गणराज्य थे जो बाद में धीरे धीरे सम्मिलित हुए विशेष प्रकार से। लेकिन प्रमुख रूप से जो चर्चा है वो चर्चा है संघ राज्य क्षेत्रों। तो कुछ ऐसे छोटे राज्य या छोटे गणराज्य थे जो भारत के संविधान के अनुसार भारत में विलय तो होना चाहते थे, परंतु उनके विलय के पीछे कुछ शर्तें, जैसे उनका रखरखाव केंद्र से डायरेक्ट हो, उन पे विशेष अधिकार हो, विशेष संरक्षण दिया जाए, विशेष प्रकार के उनके लिए संचालन हो, तो राज्य से विशिष्ट रूप से उन्हें स्थान दिया जाए, राज्य के स्थान पर उन्हें केंद्र से सीधा संपर्क रखा जाए, केंद्र से सीधा। इसका एक कारण ये भी था कि ये अपनी संस्कृति, सुरक्षा और तमाम दृष्टिकोण से भारत में विलय तो होना चाहते थे, परंतु अपने आप को अक्षुण्ण बनाया। इन्हीं सब स्थितियों के तहत संघ राज्य क्षेत्र निर्मित। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
इत्यादि इत्यादि संघ शासित क्षेत्र भारत में थे। 2 वर्ष क्या कहना, 1 वर्ष पूर्व, और 1 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर राज्य को विघटित करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 और अतिरिक्त संघ शासित प्रदेशों को भारतीय संविधान के अनुसार भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित कर। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर इस अधिनियम में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें से एक को जम्मू कश्मीर तो दूसरे को, यानी दूसरा जो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का नाम दिया। अब आर्टिकल नंबर 239 की पहले बात करें, जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में संविधान में वर्णन करता है। संसद या और वह अपने द्वारा ऐसे पदाधिकार सहित जो वह निर्दिष्ट करे नियुक्ति किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य जितनी वह ठीक समझता है देगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 239 में कहा गया। आर्टिकल नंबर 239 का कहा गया कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों दोनों का सृजन, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बूथ फॉर सर्टेन मिनिस्ट्रीज। आर्टिकल नंबर 239 में 239 के काफी दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध रखा गया। अक्सर आप दिल्ली को लेकर के सुनते हैं कि हाँ दिल्ली के संबंध में क्या बातें कहा गया, दिल्ली को लेकर के ऐसा लगता है कि संघ राज्य क्षेत्रों की दृष्टिकोण से अन्य संघ राज्य क्षेत्रों से ये हटके हैं। ये बात सही है, क्योंकि विशेष अधिकार दिल्ली को मिले, जिसके संबंध में संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में प्रारंभ से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, जिसे इस भाग के इसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा गया है, कहने की बात रखी थी। अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदानाम, यानी उसका जो स्टेटस नेम है, वो उसका डिजिग्नेशन उपराज्यपाल रखा गया। जनरली प्रशासक रखा जाता है, लेकिन इन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 239 का 2 में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। खंड खा में कहा गया कि विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन उसके जिसके अंतर्गत ऐसे विभाजन का आधार है अगर, तथा विधानसभा के कार्यकारण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा। यानी संसद जो विधि बनाएगा उसके तहत इसके अंतर्गत नियमन होगा। ऐसी बात है, इसी के तहत नए संघ शासित प्रदेश, संघ शासित राज्य जम्मू कश्मीर का भी गठन इसी की प्रक्रिया के अनुसार हुआ। इसी में गा में कहा गया अनुच्छेद 324 यानी इसी के गा खंड में से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगी जैसे कि किसी राज्य की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होगी। तो ये था दिल्ली के संबंध में वर्णन। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लें तो वर्तमान में कुल 9 संघ शासित प्रदेश भारत में हैं। फिर से कहूंगा, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख।
चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब व हरियाणा की राजधानी मानी गई या है। 2 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी में अपनी निर्वाचित विधानसभाएं तथा मंत्रिमंडल हैं। कई बार ये प्रश्न एग्जामिनेशन में यह पॉइंट प्रश्न के रूप में पूछा। एक और चीज जो पूछा गया वो दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल 9 संघ शासित क्षेत्र हैं और यहाँ पर कुछ राज्यों में इन संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल और कुछ का पदाविधान एडमिनिस्ट्रेटर का। तो कहां पर उपराज्यपाल एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एडमिरल डीके जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा दिल्ली में श्री अंजिल बैजल एलजी के रूप में। जम्मू कश्मीर जो भी नवनिर्मित नया राज्य बना 2019 में, नया संघ शासित प्रदेश, उसके एलजी जो अभी कुछ 8 अगस्त को बदले, मैंने जिस पर एक वीडियो भी आपको दिया है। वर्तमान में मनोज सिन्हा और उससे पूर्व जीसी गिरीश चंद्र जी थे, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र जी भारत के सीएजी नियुक्त किए गए हैं। मनोज सिन्हा को एलजी बनाया गया है। इसके अलावा पौंडीचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में यानी एलजी के रूप में डॉक्टर किरण बेदी, पूर्व आईपीएस, दिल्ली में आपने उनका नाम सुना ही है, पहली भारतीय महिला आईपीएस। और इसके अलावा लद्दाख जो नवनिर्मित राज्य है, जो 21 अक्टूबर 2019 को संघ शासित प्रदेश, नवनिर्मित संघ शासित प्रदेश बना, श्री राधा कृष्ण माथुर इसके एलजी। इस प्रकार से देखें तो अंडमान निकोबार 1, दिल्ली 2, जम्मू एंड कश्मीर 3, पौंडीचेरी 4 और लद्दाख 5। इन 5 राज्यों 5 संघ शासित प्रदेशों में एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल का पद है। अब कहां प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के पद के रूप में? तो चंडीगढ़ राज्य, जहां श्री वीपी सिंह बदनोर ये एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के पदाधिमान से हैं। इसके अलावा श्री प्रफुल्ल पटेल ये भी एडमिनिस्ट्रेटर। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दोनों के ही दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली दोनों के संयुक्त रूप से वर्तमान में श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर है। और लक्षद्वीप श्री दिनेश्वर शर्मा ये भी आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटर के पद में कार्यरत है। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो क्लियर? कोई क्वेश्चन अभी बाकी? कुछ प्रश्न पूछना है? अलका समझ में क्लियर है? हाँ सर, पूछना नहीं है, समझ में आया, अभी पढ़ लेंगे ना पूरा आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए इसमें कई पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं और अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इसके। एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश जिसमें उच्च न्यायालय है, ऐसा संघ शासित प्रदेश जिसमें विधान परिषद विधान सभाएं हैं, किस संघ शासित प्रदेश में एलजी का पदाविधान है, किस संघ शासित प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक का पदाविधान है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत
संघ शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। यथा यथा बहुत से क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनते हैं। क्लियर? आप लोग इस अच्छे से 2 से 4 बार रीड करिएगा। मैंने बहुत समराइज किया है। 9 संघ शासित प्रदेश हो चुके हैं। संघ शासित प्रदेश इसका डायरेक्ट नियंत्रण राष्ट्रपति द्वारा हो रहा है, केंद्र द्वारा हो रहा है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा प्रोविजन केंद्र से होगा, सारी शक्ति एक प्रकार से केंद्र के हाथों में है, राष्ट्रपति सीधा स्टेप उठाता है। इसका मूल कारण मैंने भी आपको बताया वीडियो के अंतर्गत कि प्रशासन के दृष्टिकोण से यहाँ पर जब ये क्षेत्र राज्य में विलय हुए, देश में विलय हुए, तो विलय के समय इन्होंने अपनी सुरक्षा, अपने विकास के पहलुओं के दृष्टिकोण से केंद्र द्वारा सीधे शासन की मांग की, जिसके तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया। क्लियर? ओके। पूजा? यस सर। क्लियर है? समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा कहाँ से? इसलिए सर क्योंकि आवाज कट कट के आ रही थी ना आपकी, तभी। तो आपके स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ। इसका टॉपिक अभी मुझे स्टडी कराना है आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त पर चर्चा करूंगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी सर। ठीक है, म्यूट करूंगा। ये व्यक्ति काफी पावरफुल स्टेज रखता है और देश के इलेक्शन के दृष्टिकोण से तो चर्चा कर रहा हूँ मुख्य चुनाव आयुक्त पर। सबसे पहली बात क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त का वर्णन किया गया। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, कुल चुनाव आयुक्त की संख्या क्या है, देश की आजादी के समय कितने चुनाव आयुक्त थे, ऐसे सब पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स है यहाँ पर क्वेश्चन। अब एक संवैधानिक व्यक्ति है, यानी भारत के देश के संविधान में वर्णित है, तो देश के संविधान के अनुसार एक संवैधानिक पद पर चर्चा और संवैधानिक मुद्दे पर यहाँ पर बात होती है। सबसे पहली बात क्या कहा गया है आर्टिकल 324 कि चीफ इलेक्शन कमीशन का वर्णन आर्टिकल 324 में किया गया। तो क्या कहा गया आर्टिकल 324 में, हम उसकी पहले चर्चा करेंगे। आर्टिकल 324 के अनुसार भारत में एक चुनाव आयोग होगा। आर्टिकल कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होगा और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार, साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व उसका पंजीकरण करने का कार्य भी करता है। यह बात कई बार पूछा गया कि देश में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व पंजीकरण करने का संबंध में फैसला देने का अधिकार कौन करता है। तो स्पष्ट है देश का
राजनीतिक दलों के संबंध में मान्यता प्रदान करना इत्यादि कार्य मुख्य चुनाव आयोग का या भारतीय चुनाव आयोग का रखा है। यह एक त्रिसदस्यीय आयोग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य, त्रिसदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे इनके पावर्स की बात इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त के बीच में बहुत डिफरेंस है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष व 65 साल जो पहले हो वो हो सकता है। अब चुनाव आयुक्त का समान सम्मान वेतन के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही शक्ति संपन्नता रखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समतुल्य, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समतुल्य उनकी पावर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसे इनकी सम्मान और स्टेटस मिलता है। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए से ही हटाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि क्या प्रोसीजर है, किस प्रोविजन से नियुक्ति तो इन्हें राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को यूं ही नहीं है और इन्हें यूं ही नहीं हटाया जा सकता। इनके लिए एक बड़ी ही जटिल कॉम्प्लेक्स प्रणाली महाभियोग, यानी संविधान के कदाचार के संबंध में महाभियोग पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों की स्थिति, जिसके विषय मैंने पूर्व में चर्चा किया था, तो जरा शक्तियों की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्ति बड़ी है या ज्यादा कह सकते हैं, और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्ति उतनी नहीं। प्रारंभ में जब देश आजाद हुआ तो जब संविधान लिखा गया तो संविधान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को ही चुनाव आयुक्त के रूप में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया था। बाद में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए, चुनाव आयुक्त, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त की को सलाह देंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता करेंगे, और इस दृष्टिकोण से मुख्य चुनाव आयुक्त शीर्ष हो गया और अन्य उसके केवल सबऑर्डिनेट हैं और उनके सहयोगी, यानी सबऑर्डिनेट और सहयोगी का स्थान है। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो प्रोसीजर है वो तो महाभियोग का है, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त है उन्हें हटाने का प्रोसीजर महाभियोग का नहीं है। उनके संबंध में मात्र चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह ही काफी है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। इस प्रकार से उन्हें हटाने के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त का एक फैसला काफी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पे ही हटाया जा सकता है, उनकी सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्य और कोई तरीके से उन्हें नहीं हटाया जा सकता। इस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों से काफी शीर्षस्थ स्थान रखता है, सुप्रीम बॉडी बनता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में के और अन्य चुनाव आयुक्त दोनों या तीनों चुनाव आयुक्त के संबंध में कहा गया है कि उनका वेतन भत्ता है, जो भी उनका जो पोषण है, उनका सैलरी इत्यादि, वो संविधान के अनुसार भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, संचित निधि से पूर्ण किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त देश में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा। ये चुनाव आयुक्त उनकी सहायता करेगा।
So any question to anybody? नो सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। बस यस सर। करते चलिए, जितना ज्यादा याद करेंगे उतना बढ़िया करते हैं। ठीक है, चलिए कल और भी कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल आ जाऊंगा 4 बजे। आज मैंने बताया ना कि मैं कुछ काम पे था, कंस्ट्रक्शन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। सर कल भी 5 बजे लीजिएगा। हाँ बेटा 5 बजे भी। यस सर, कल सर जाना है मुझे। अच्छा अच्छा, कल तुम्हें कहीं जाना है? ठीक है, रेगुलर जी। इसलिए तुम्हारी बात मान। ठीक है, कल 5 बजे क्लास। ओके सर। अलका 5 बजे आना है, ठीक है? जी सर। पूजा कहाँ यस सर। फोटो ऑन करो अपनी। चलो कल 5 बजे सब यहाँ करें, तो कल 5 बजे क्लास, ठीक है? अच्छा, तुमने भी अपना पेपर भेज दिया? पेपर भेजा? पेपर सर आपसे पूछा था तो आपने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तुमने भेजा ही नहीं अभी। अच्छा, सर पेमेंट कैसे करना है? 4 बजे आपको मैसेज किया था। अच्छा 4 बजे बताया ना, वो कंस्ट्रक्शन वाले भी लोग घेरे हुए थे, तो मैंने उसी वक्त 4 बजे कोशिश किया क्लास शुरू करो, देखा कि अभी फिर बुलाएंगे, तो मैंने मैसेज किया आप लोगों को 5 बजे मिलूंगा। उस समय पे मैं किसी का देख नहीं पाया, तो भेज देना फिर उसको। हाँ भेज देना, तो कल ही जो है उस पर चर्चा कर दूंगा। कल तुम्हारे पेपर पे चर्चा हो जाए। हाँ अलका, तो बेटा तुमने सर पेमेंट। हाँ कुछ किया? अलका कुछ लिखा? सर हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिखे। टॉपिक नहीं समझ में आया? जी नहीं सर, क्वेश्चन आप बता दें तो हम लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? फिर से इकोनॉमिक्स से अर्थव्यवस्था। जी सर। तो आपका टॉपिक है भारत में वर्तमान में जो ग्रॉस प्रोडक्ट है, ग्रॉस रेशियो, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये जो जीडीपी है, ये जो है, इसको कैसे मजबूत किया जाए? काफी सेंसिटिव टॉपिक है, मुश्किल हो सकता है। अगर ये टॉपिक आप इस पर कर ले तो ठीक है, नहीं और आसान टॉपिक में आप रख सकते हो कि भारत में अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, आपके क्या सलाह हैं, आप कैसे मजबूत करने की सलाह रख सकते हैं, क्योंकि कोरोना दौर की। तुम दुई लेके आई हो मुंह का देवा के? हाँ तुम देव का लेके आई हो? बाली जल्दी बाली जल्दी। तो कुल मिलाकर के आप इस पर देखो कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत की जा सकती है यस सर। कोरोना काल। छोड़ दे, लेकिन धोखा दे इस पर विचार करो, कल चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, कल इस पर बात करते हैं, बहस करते हैं। कुछ तैयार करना, फिर मैं स्टडी करूंगा, कुछ भी लिखो थोड़ा बहुत। थोड़ा खाएंगे थोड़ा। ओके सर आप कह रहे थे इकोनॉमिक्स का क्लास चलने लगेगा ऑनलाइन, अभी नहीं चल रहा है? क्या चीज बोले बेटा, फिर से कहो। सर आप कह रहे थे जो है इकोनॉमिक्स का क्लास ऑनलाइन चलेगा 10-15 दिन अच्छा से। सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, मैं जी सब्जेक्ट सर। एक्सपर्ट से बात कर लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन के लिए सब एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि अक्सर 10 दिन 15 दिन में तो स्कूल खुल जाएगा। तो अगर ऐसा संभावना है कि 31 अगस्त तक खुल जाता है, तो 31 सितंबर, हाँ 31 अगस्त तक, तो हो सकता है फिर कोई दिक्कत ना रहे, तो इसीलिए सब लोग स्लो हो गए थे। तो अब देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, ठीक है? फिर भी अगर उससे पहले से संभावना हो सकता है तो क्लास स्टार्ट। सर हमारा पेमेंट हो गया है। ओके जी सर। ठीक है, यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा।